Hello everyone, welcome back to my channel AgChem. So in previous lecture we have completed up to molecularity of reaction. Today we will start with integrated rate equation. I have also told you to how to find the order of a complex reaction. ठीक है, up to that we have completed. Today we will start with integrated rate equation, the most important topic of chemical kinetics. Integrated rate equation. सो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, कोई अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, कोई जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ, ए मोल ऑफ बी, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी गिव्स प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूँ डी आर बाई डी टी, डी आर बोले तो रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसकी लिखता हूँ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के इक्वल्स टू ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। ध्यान रखना ए और बी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा इज नोन एट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सो ये जो हम लोग लिखते हैं दिस इज नोन एट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। देखा ऐसा गया कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट टू फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इससे हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि इंटीग्रेट करने से हम किसी भी टाइम पे एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ मोमेंट ऑफ टाइम हम फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन की रेट कितनी है, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, वो सब हम इंटीग्रेट करके पता करते हैं। इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन वी विल प्रोसीड विथ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो पहले मैंने बताया था आपको कि जीरो ऑर्डर क्या होता है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो, तो ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स वे हो गया। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे अगर जीरो ऑर्डर में बोलता हूँ? तो देखिएगा, जीरो ऑर्डर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रेट हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं हो, तब वहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। या फिर बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो, लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं बात करता हूँ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर मैं बात करता हूँ ए से, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, सपोज करो, ठीक है, ए से कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ए यहाँ पे आर कर देता हूँ, ये रिएक्टेंट है। तो अगर हम लोग इसकी रेट लिखते हैं माइनस डी आर बाई डी टी लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे के इक्वल्स टू आर की पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग जीरो लिखेंगे यहाँ पे। तो तुम देखो, किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे रेट को कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो जीरो ऑर्डर तब होता है जब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आप बोल सकते हो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बोल सकते हो। कुछ भी बताइए, बस मीनिंग निकलना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको, मैंने बताया है कि ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और रेट लॉ। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, डी आर डी टी को इधर लेके चले जाइए, माइनस साइन को भी इधर ले आइए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी टी आर की पावर 0 1 हो जाएगी, ठीक है। तो के इंटू 1 के हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कीजिए, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा के टी, प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट, ये हम लोग लिख सकते हैं। टी जब टाइम तुम्हारा 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ये बराबर होगी ना, आर नोट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो तुम यहाँ पे पुट करो टी इक्वल्स टू 0 पुट करो, आर इक्वल्स टू आर नॉट पुट करो। तो जब टी इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो टी के पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आर नॉट निकल के आएगी, ठीक है। तो तुम ये देखो, आर नॉट इक्वल्स टू सी निकल के आ गया, इक्वेशन पे पुट करो, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस
आर नॉट। मतलब ये इक्वेशन होगी रेट की हमारी फॉर जीरो ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रख पाओगे तो पूरा डेरिवेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन होती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इक्वेशन होती है। अगर प्रोडक्ट के टर्म में पूछे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, dp/dt करके करना पड़ेगा, माइनस साइन वहाँ पे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एग्जाम्पल पूछता हूँ, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल पूछता हूँ, एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर, तो तुम देखो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर। फोटोकेमिकल बोले तो जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो। अगर मैं बात करता हूँ जैसे A+B, कोई भी मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे A और B से डिनोट किया हूँ, ये प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब जहाँ भी तुम Hμ को देख लो, लाइट जहाँ भी आती है वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर, ये रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर होता है। इसीलिए ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये सब बिल्कुल चीज़ें याद रखना। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो मेटल के सरफेस पे जो रिएक्शन होता है वो भी जीरो ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगर मान लो हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस करवाते हैं तो वो हाँ बेशक वो जीरो ऑर्डर होता है, बट उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जीरो ऑर्डर करके दिया हुआ है, हर जगह पर लिखा हुआ है, बट उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो बताता हूँ। देखो अगर मान लो तुम गैसियस अमोनिया को डिकम्पोज कराते हो पीटी सरफेस पे, प्लैटिनम का सरफेस है, 1103 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, N2+3H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, तो ये हम लोग जीरो ऑर्डर बोलते हैं, हर जगह लिखा हुआ है। बट देखो जीरो ऑर्डर कंडीशन है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो जीरो ऑर्डर होगा। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे देखो इसकी जो रेट निकल के आती है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं रेट इसकी, वो ये होती है -dNH3/dt इक्वल्स टू KNH3/1+K2NH3। तो तुम देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, मतलब जब तुम रिएक्शन स्टार्ट किए हो उस टाइम पे क्या होगा, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। तो कम होगी तो हम लोग लिख सकते हैं 1+K2NH3 को 1 के बराबर लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन 1 के बराबर, क्योंकि ये बहुत जब कम होगा, 1 से बहुत कम होगा तो इसको 1 के बराबर भी तो लिख सकते हैं। जब तुम इसको 1 के इक्वल लिख दोगे तो हमारा रेट कितना निकल के आएगा, K1 रेट कितना हो जाएगा, K1NH3। मतलब रिएक्शन विल बिकम फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन। अगर तुम हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब होता यह है कि जब तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो एक टाइम आता है मेटल सरफेस पे कि वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इतना सैचुरेशन हो जाता है, फिर तुम अगर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ऐड भी करते हो तो रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ओनली द रिएक्शन विल बिकम्स जीरो ऑर्डर। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो 1+K2NH3 को तुम K2NH3 भी लिख सकते हो। 1 को यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अगर हम लोग 1 को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन निकल के आती है, 1 को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो NH3 से NH3 कट जाएगा और ये K1/K2 एक नया कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्टेंट का टर्म नहीं है, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विल बिकम जीरो ऑर्डर, रिएक्शन यहाँ पे जीरो ऑर्डर बन जाता है। अगर तुम ये गैसियस है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ गैसियस है, तो यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तुम गैसियस है तो यहाँ पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हो। जब भी रिएक्शन गैसियस कंडीशन में होता है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करके पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो कंडीशन वही रहेगी। अगर तुम बात करते हो पार्शियल प्रेशर की तो एट हायर प्रेशर, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन की जगह तुम हायर प्रेशर की बात करोगे तब तुम्हारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा। और एट लोअर प्रेशर रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी एंट्रेंस पेपर में पूछ लिया जाएगा, अगर मान लो रिएक्शन पूछ लिया जाए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन पीटी सरफेस विल बी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, देन रिएक्शन विल बिकम जीरो ऑर्डर। बट एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर प्रेशर बोले तो रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। एक सेकेंड, ये आप लोगों को विजिबल है ना, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आप लोगों को विजिबल है, ये वाला दिख रहा है,
ठीक है, तो ये बात होती है एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, वो भी हमारा जीरो ऑर्डर में आता है। कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको रिमूव करूँगा। देखो अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड का। एक इंपॉर्टेंट टर्म है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो टी हाफ क्या होता है? जब हमारा रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुका हो तो उस टाइम को हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड जिसको टी हाफ से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये वो टाइम है जब हमारा रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड। तुम ये भी बोल सकते हो जब हाफ रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई हो, उस टाइम को टी हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो तुम समझो, अगर मान लो मैं ए की बात करता हूं तो ए क्या हो जाएगा? एट टी हाफ A0/2 हो जाएगा ना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं टी हाफ पे तो A = A0/2 हो जाएगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ये टी हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन है तो टी हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2। अब तुम इसको इक्वेशन पे पुट करो। जो फाइनल इक्वेशन हमारी उधर आई थी, क्या आई थी? A = -KT + A0, ये आई थी ना, ये इक्वेशन आई थी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब तुम क्या करो, टी हाफ की बात करो यहाँ पे, तो टी हाफ पे तुम पुट करो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? A0/2 होगी। अब के टी की जगह टी हाफ पुट कर दो, टी हाफ पुट करो। ठीक है, और इसको तुम A0 ही रहने दो, ये तो A0 ही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब तुम क्या करो, के टी हाफ को इधर लेके चले आओ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व करेंगे ना, मैथमेटिकल सॉल्व करना होगा। तो A0/2। अब तुम देखो एलसीएम ले लो, सब कुछ करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा A0 - A0/2 A0/2 हो जाएगा, और ये के नीचे आ जाएगा। मतलब टी हाफ का फॉर्मूला ये है, टी हाफ = A0/2 के। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? रेट तो हमारा डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, बट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला है, ये भी जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ टी 100%, जब रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, तब A0 की वैल्यू क्या हो, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बस इस इक्वेशन पे पुट करो कि T 100% प्लस A0, तो T 100% कितना निकल के आएगा? A0/K, इतना ही निकल के आएगा ना। इसको देखो, के T 100% = A0, तो T 100% A0/K। मतलब रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो चुकेगा तब ये इक्वेशन बनेगी A0/K। रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा T 100% निकल के आएगा। ये जितनी भी है जीरो ऑर्डर का, मैं जितना भी कंसेप्ट है आपको आज एक ही वीडियो में दूंगा, इसी लेक्चर में दूंगा, तो देखते रहिए वीडियो। तो अब हम लोग बात करेंगे, इक्वेशन हमें पता चल गई, हम ग्राफ की बात करेंगे, डिफरेंट ग्राफ की बात करेंगे। 3 ग्राफ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा रिमूव करता हूँ इधर का, मैं इसे रिमूव करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे, और टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रटने का कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल समझ के पढ़ने का। ग्राफ देखो, तो पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे। पहला ग्राफ किसके बीच में देखेंगे? तो पहला ग्राफ देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं। तो इक्वेशन लिख लीजिए पहले। देखो टी हाफ की इक्वेशन कितनी आई थी? A0/2 के आई है। इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे, 2 के आई है, ये स्मॉल के है, याद रखना। बिग कैपिटल के तुम्हारा इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट को दिखाता है, ये रेट कांस्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं, वो इक्वेशन भी लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का प्लॉट करेंगे हम लोग। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे प्लॉट कीजिए, अरेंज कीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, x यहाँ पे t है, देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब a और यहाँ पे टाइम। तो तुम देखो y इक्वल्स टू ए हो गया और x इक्वल्स टू टी हो गया, तो m क्या है, स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप को नेगेटिव दिखाइए। स्लोप यहाँ पे क्या है, माइनस के, यहाँ पे स्लोप है। और ये जो तुम्हारा है ये इंटरसेप्ट है जो कि ए नॉट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट यहाँ पे ए नॉट है, तो ये पूरा ए नॉट हो गया। पहला ग्राफ ये होगा। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, तो दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन ही कहती है कि रेट तुम्हारा इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से। रेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो रेट को इंडिपेंडेंट दिखा दो ना, रेट को इंडिपेंडेंट दिखाओ ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। रेट देखो इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ रेट हमारा नहीं बढ़ रहा, रेट हमारा नहीं बढ़ रहा। रेट मतलब कांस्टेंट है, अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, तो ग्राफ ऐसा सीधा चला जाएगा। रेट हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी हाफ। टी हाफ वर्सेस ए नॉट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, चीज़ों को ध्यान रखना। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं इसको y ले लेता हूँ और ए नॉट को मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप यहाँ पे 1/2 के है और इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, इसीलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंटरसेप्ट ए नॉट था, ये सब मैथमेटिक्स है, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/2 के, 1/2 के स्लोप है, 1/2 के स्लोप है। तो ये 3 ग्राफ है, और भी ग्राफ आपको प्लॉट करने पूछ सकता है, और भी ग्राफ आ सकता है, तो आप लोगों को खुद दिमाग लगा के, खुद माइंड में सेटअप करके पूरा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक्स बताया है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर का, मैं देखता हूँ और क्या मैं आपको बता सकता हूँ जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर का ये इतना ही कंसेप्ट है जीरो ऑर्डर का। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पोर्शन की, तो वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद अच्छी बुक एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, क्योंकि देखो मैं जो भी मतलब पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट होता है मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे उठाऊँ, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी का ऐसा होता है जेईई में बिल्कुल वही पूछ लिया जाता है। तो मेरा मेन टारगेट यही है कि आप लोगों को मैं जेईई के लिए प्रिपेयर करूँ, बोर्ड के लिए तो पढ़ना ही है, साथ में जेईई के लिए भी पढ़ना है। तो ये, और मैं ये नहीं कहता कि केवल जेईई वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो, चाहे नेट हो, किसी को भी अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारा कंसेप्ट दे रहा हूँ। जीरो ऑर्डर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, जीरो ऑर्डर में और कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर में तुम्हें एक्सप्रेस करना है तो कुछ नहीं करना होता, पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस कर दो ना, इसको पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस कर दो। तो यहाँ पे टी हाफ की भी तुम्हारी पार्शियल प्रेशर में जो तुम इसको एक्सप्रेस करोगे तो P0/2K हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जब गैसियस कॉन्सेंट्रेशन होती है तो पार्शियल प्रेशर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब तुम बोलोगे पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बता देता हूँ। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे ही तो निकलता है पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में है एक चैप्टर ये, तो आप वहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊँगा, फिर सेकंड ऑर्डर, ऐसे करके मैं चैप्टर को आगे कंप्लीट करूँगा। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।